ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग का टॉपिक था जो अनकम्प्लीटेड था, कंप्लीट नहीं हुआ था, लॉ ऑफ रिटर्न्स। हिंदी में इसका था नाम प्रतिफल का नियम। प्रतिफल का नियम, प्रतिफल यानी कि आप किसी चीज से जो फल की प्राप्ति करते हैं या जो रिटर्न आपको मिलता है, आपने जब किसी चीज को इन्वेस्ट किया, किसी चीज में निवेश किया और उसके बदले आपको जो मिलता है या आपने जो कुछ भी किया उसके परिणाम स्वरूप जो आपको हासिल होता है उसी को प्रतिफल कहते हैं। तो इकोनॉमी में प्रतिफल का मतलब यह है कि आपने जो इन्वेस्ट किया, आपने जो निवेश किया, उस निवेश के बदले में आपको कितना हासिल होता है, इसी को कहा जाता है प्रतिफल। आपने निवेश किया, उसके बदले में जो हासिल हुआ। तो निवेश हम किस चीज में करेंगे, किस चीज के लिए है यहाँ पे प्रतिफल का नियम? तो यह है उत्पादन के लिए। उत्पादन किस चीज का? किसी भी चीज का उत्पादन हो सकता है। मान लो कृषि उत्पादन है, खेती है, उद्योग है, मछली मारना है, कुछ भी है। जितना हम इन्वेस्ट करते हैं क्या उसके परिणाम में हमको मिल रहा है? उद्योग है, कृषि है, मत्स्य है, खनिज है, खनन है, जो कुछ भी आपको लगता है कि हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में हमको कितना हासिल होता है। तो ये जिस मात्रा में हासिल होता है उसी को हम रूल ऑफ या लॉ ऑफ रिटर्न्स कहते हैं। अब हम पिछले क्लास में ये भी देखे थे कि किसी भी उत्पादन के लिए हमको 5 चीज की जरूरत होती है। पता ही आपको उत्पादन गतिविधि के लिए क्या क्या जरूरी है? तो पूंजी, भूमि, श्रम, तकनीक एवं प्रबंधन, टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट, और साहस या उद्यमशीलता, इंटरप्रेन्योरशिप। ये चीज अगर होगा, इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के हम उत्पादन का काम करते हैं, यानी कि ये 5 चीज का हम निवेश करते हैं। क्लियर है? इन्हीं 5 चीजों को लगा करके हम फाइनली उत्पादन का काम करते हैं। क्या उत्पादन का काम करते हैं? तो कुछ भी, हम जो कुछ भी उत्पादन करना चाहें, कृषि में, उद्योग में, मछली में, खनिज में, जो कुछ भी हम करना चाहें। उद्योग में हम कुछ भी कर सकते हैं, ABCD, स्टील, प्लास्टिक, मोटर वाहन, कंप्यूटर, मोबाइल, जो कुछ भी हम उद्योग में उत्पादन करना चाहें। यानी ये साइकिल होता है हमारा प्रोडक्शन का। जब ये प्रोडक्शन हो जाता है देन हम इसको मार्केट में भेज देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, सेल करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर का नंबर आता है, कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है, उपभोग करता है। तो ये हमारा इकोनॉमी का साइकिल है। अब हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमको ये सिखाता है, ये बताता है कि जब हमको उत्पादन बढ़ाना हो, जब हमको उत्पादन बढ़ाना हो, इसको और बढ़ाना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये इन्वेस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पूंजी ज्यादा लगाना पड़ेगा, भूमि हो सकता है और ज्यादा लगाना पड़े, मजदूर या श्रम ज्यादा लगाना पड़े, टेक्नोलॉजी नया लगाना पड़े या अच्छा बेहतर लगाना पड़े या चेंज करना पड़े, साहस या उद्यमशीलता, आपके अंदर भी वो क्षमता होना चाहिए कि आप ये सब कर सके, रिस्क ले सके, तब जाकर के उत्पादन बढ़ेगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये लॉ ऑफ रिटर्न ये कहता है कि जब हमें
उत्पादन बढ़ाना हो तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए मान लीजिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी कि कल को हम 1 हेक्टेयर भूमि में हम 1000 किलो यानी 1 टन या 100 किलो धान का उत्पादन करते थे। क्लियर है? जब हम X पूंजी, Y भूमि, Z श्रम, A टेक्नोलॉजी और B साहस लगाए थे। ऐसे समझ लो, इसको डिजिट में समझ लो। 100 रुपया पूंजी, 1 कट्ठा जमीन, 1 कट्ठा नहीं 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का है तो 1 हेक्टेयर जमीन, 5 मजदूर, 1 ट्रैक्टर और 1 व्यक्ति किसान, फार्मर। इतना जब हम इन्वेस्ट किए थे 1 हेक्टेयर जमीन में तो हमको 100 किलो चावल मिला, चावल का उत्पादन में। अब हम चाहते हैं कि इसी 1 हेक्टेयर भूमि पर हम 200 किलो चावल का उत्पादन करें। इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? कल्पना करो, क्या यह संभव है? संभव है? संभव है, बिल्कुल। कैसे संभव होगा? क्या? वेरी गुड। भूमि हमारा 1 ही हेक्टेयर है, भूमि हम नहीं बढ़ा सकते हैं। 1 ही हेक्टेयर जो है। अब बताओ, अब क्या बढ़ाना पड़ेगा? तो या तो ये हमको बढ़ाना पड़ेगा, या तो हमको बढ़ाना पड़ेगा ये, या ये 3 में से कोई। हाँ वही तकनीक, ये और ये। अगर इसमें से हम किसी को बढ़ा देंगे, मान लो कि हम श्रम लेबर जो कल तक 5 ही लेबर खटते थे, ठीक है, 5 लेबर, अब इस 5 के जगह पे हमने 7 कर दिया तो पता चला कि हमारा उत्पादन 200 किलो हो गया। या 5 के जगह पे हम इसको 10 बढ़ा दिए, 10 कर दिए लेबर, देन हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ये लॉ ऑफ रिटर्न यही कहता है कि यदि कोई उत्पादक, पिछले क्लास का आप डेफिनेशन देखो, यदि कोई उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपने उत्पत्ति के उपादान, यानी ये अपनी उत्पत्ति क्या उपादान, ये उपादान हो गया जिससे उत्पत्ति हो रहा है। उपादान को आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं। तो अपनी उत्पत्ति के उपादान की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है। यही है कल का डेफिनेशन में हम लिखवाए थे। हाँ, उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर, उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में आनुपातिक दृष्टि से परिवर्तन होता है। सीमांत उत्पादन में आनुपातिक दृष्टि से परिवर्तन होता है। तो यानी कि इसमें से कोई भी उपादान अगर हम बढ़ा दें तो हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सही है। यानी कि उपादान को अगर हम बढ़ा दें, इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा दें, देन प्रोडक्शन विल गोज राइज या प्रोडक्शन विल गोज अप, उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब
कोई जरूरी नहीं है कि आप इतनी ही भूमि पर, आप 10 के जगह पे कल 15 मजदूर कर दें तो उत्पादन फिर 100 किलो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 100 के जगह पे 10 किलो और बढ़ जाए या 20 किलो और बढ़े, फिर 100 किलो नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसकी भी एक क्षमता है, भूमि की भी एक क्षमता है। तो आप जितना खर्च करोगे आने वाले आगे के क्रम में उस अनुपात पे उत्पादन नहीं बढ़ेगा। वो 3 तरह से उत्पादन बढ़ेगा। या तो हो सकता है अनुपातिक दृष्टि से ज्यादा बढ़े, हो सकता है कांस्टेंट रह जाए, स्थिर रह जाए, या हो सकता है कि आप जितना लगाए हो उसके अनुपात में कम उत्पादन ही हो। तो ये 3 स्थिति हो सकता है। यानी कि आप जब उपादान का बार बार वृद्धि करेंगे तो ये निश्चित नहीं है कि उसी के अनुपात में उत्पादन हमेशा बढ़ेगा। तो क्या हो सकता है? तो 3 स्थिति क्रिएट हो सकता है जिसकी हम बात करने वाले हैं। यहां तक समझ में आया? पहले हमने ये समझा कि अगर हम कोई भी उपादान को, किसी 1 या 2 उपादान को बढ़ा दें तो उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। जैसे हम यहाँ पे लेबर बढ़ा दिए, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहा। हम एक ही ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते रहे, एक ही हेक्टेयर मेरे पास भूमि था, 100 रुपया का पूंजी ही लगाए थे और सिर्फ टेक्नोलॉजी वही था, और हम जो जितना साहस लेना था हमने जो शुरू किया था बस उतना ही था। मतलब मेरा साहस का लेवल उतना ही था, सिर्फ हमने लेबर बढ़ा दिया था तो हमारा उत्पादन 100 के जगह 200 हो गया था। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 5 के जगह पे 10 लेबर किए थे तो हम 100 और उत्पादन कर लिए थे। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 5 के जगह जो 10 किए थे अब 10 के जगह 20 कर दें तो उत्पादन 200 के जगह 400 हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि भूमि की भी अपनी क्षमता है, वो उतना ही उत्पादन कर सकता है। करेगा कितना? तो हो सकता है 20 लेबर लगा दिए हैं तो 200 के जगह पे 250 किलो उत्पादन हो जाए। तो आप कल्पना कीजिए, क्या इसका सीमांत उत्पादन जितना आप बढ़ाए हैं उसके तुलना में ये बढ़ा है? पता चलेगा नहीं। यानी सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होता चला जाएगा। बढ़ेगा, पहले बढ़ा 50 किलो भले ही बढ़ा, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ा जिस अनुपात में पहले बढ़ा था। समझ में आया? हाँ, तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या नहीं, हर एक इकाई से कितना उत्पादन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, शुरुआत में हर एक इकाई से 100 हुआ था, उसके बाद और बढ़ाए तो 100 और बढ़ गया, लेकिन अब आगे बढ़ा रहे हैं तो मात्र 20 ही बढ़ा या 50 ही बढ़ा, यानी सीमांत उत्पादन घटने लगा, पर यूनिट उपादान के घटने लगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न। तो इस तरह का जो बढ़ने वाला क्रम है और घटने वाला, ये 3 तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है। क्या क्या, अब आगे हम बात करते हैं। यहां तक क्लियर है? सुप्रिया, आपको क्लियर है? हाँ, अब चलिए आगे देखते हैं। जब हम उपादान में वृद्धि करते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यह उत्पादन है हमारा, प्रोडक्शन है। जब हम उपादान में वृद्धि करते हैं कोई भी, तो हमारा उत्पादन का 3 स्तर प्राप्त होता है। कौन कौन सा? यानी 3 तरह का उत्पादन हो सकता है हमको। उत्पादन में विचलन 3 तरह से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? सीमांत उत्पादन अनुपात से अधिक बढ़ेगा, पहला स्थिति। सीमांत उत्पादन लिखते चल रहा है फिगर ड्रॉ करके, अनुपात से अधिक वृद्धि करेगा। पहला ये हो सकता है
कि सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अनुपात से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। हाँ, पहला अनुपात से ज्यादा बढ़ेगा। जैसे हमने लगाया था कि 5 लेबर लगाया था तो हम उत्पादन 100 किलो कर रहे थे। जैसे ही 10 लगाए तो डबल हो गया, या हो सकता है कि 200 के जगह 250 हो जाए, डबल होगा, या उससे 2.5 गुना भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, INCREASING, INCARI, इंक्रीजिंग रिटर्न। हिंदी में कहा जाता है इसको प्रतिफल वृद्धि नियम। हिंदी में कहा जाता है इसको प्रतिफल वृद्धि नियम। इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, प्रतिफल वृद्धि नियम। क्योंकि हमने जितना लगाया उसके तुलना में और ज्यादा उत्पादन हुआ है। जैसे उपादान का इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाया थोड़ा सा, तो अनुपात से ज्यादा उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, हाँ, इसको और भी कहा जाता है घटती लागत का नियम, यानी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। घटती लागत का नियम भी इसको कहा जाता है, यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि कॉस्ट घटती लागत का नियम, यानी जितना हम लगाते हैं उसके तुलना में हमको ज्यादा प्राप्त होता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। घटती लागत का नियम, यानी कि मान लो हम 100 रुपया पहले लगाए थे, 1 हेक्टेयर भूमि था, 5 लेबर थे, 1 ट्रैक्टर था और 1 किसान था। अब 5 लेबर के जगह पे हम 10 जैसे ही लेबर किए तो ये प्रोडक्शन 100 किलो से बढ़ करके 250 किलो हो गया, यानी 150 किलो बढ़ गया मात्र 5 लेबर के बढ़ाने से। तो इसका मतलब यह है कि पहले की तुलना में सीमांत उत्पादन बढ़ा पर यूनिट। समझ में आया? तो इसको कहा जाता है प्रतिफल वृद्धि का नियम या घटती लागत का नियम, यानी जितना हम लगाए उससे कहीं ज्यादा हमको प्राप्त हुआ, यानी कॉस्ट हमारा कम पड़ा, प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हुआ। तो एक स्थिति ये हो सकता है, अगर हम इन उपादानों में से या इन इनपुट्स में से किसी एक या दो को ज्यादा करते हैं तो पहला स्थिति ये हो सकता है। ठीक है, एक और सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, दूसरा स्थिति भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि सीमांत उत्पादन अनुपात से कम बढ़े। दूसरा स्थिति हो सकता है कि सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन अनुपात से कम बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि पहले हमने 100 रुपया लगाया था तो हमारा उत्पादन 100 केजी था, फिर 100 रुपया लगाया, या पहले हमने 5 मजदूर लगाया था तो हमारा उत्पादन बढ़ा, उत्पादन होता था 100 किलो, 10 मजदूर किए तो उत्पादन हो गया 250 किलो। अब अगले बार हम फिर 5 मजदूर और बढ़ा दिए तो पता चला कि
उत्पादन जो है, 1 मिनट रुकिएगा, ये स्मार्ट हो गया है, पहले वाला नहीं है। अब फिजिकल क्राइम कम होता है, साइबर क्राइम ज्यादा होता है। अब साइबर क्राइम होता है, लोग ऑनलाइन ही सब कुछ कर देते हैं। किसी का बैंक से पैसा निकाल लेना, फर्जरी करना, किसी का अकाउंट नंबर लेकर के, IFSC कोड लेकर के, पिन नंबर लेकर के फंड ट्रांसफर कर लेना, हरास करना हो किसी को तो फोन के थ्रू कर देते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि फेस टू फेस आएंगे तभी लड़ाई करेंगे। कुछ ऐसे वीडियो क्लिप बना देना, कुछ ऐसा कर लेना जिससे उसको बाद में दिखा करके कोर्ट में उसको ये किया जाए। तो अब ये सब क्राइम का रूप बदल गया है। इसीलिए अब देखिएगा, पुलिस के बहाली में कोशिश ये किया जा रहा है कि BCA UCA किया हुआ लड़कों को ज्यादा अपॉइंट किया जाए, दरोगा उरोगा के पोस्ट पे, SI के पोस्ट पे, ताकि साइबर क्राइम में वो लोग काम आए। तो जैसे सिंपल ग्रेजुएट लड़कों का पहले सिलेक्शन होता था तो वो बेचारे फिजिकल दौड़ करके और दरोगा बनते थे और क्राइम को पकड़ते थे। अब क्राइम हो गया साइबर, थ्रू द नेट, थ्रू द फोन, थ्रू द कंप्यूटर एंड सोशल मीडिया। तो अब उसको पकड़ना है, तो इसलिए BCA किया हुआ लड़का को प्रायोरिटी दिया जाता है दरोगा वगैरह के सिलेक्शन में। ठीक है, क्राइम बीफ। टिंकू माइक ऑफ करो आप, आपके यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, पता नहीं किसके यहाँ हो रहा है। हाँ बोलो, क्या बोल, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा था। ठीक है, हाँ और हाँ, क्या चीज? अच्छा, तो एड्रेस होगा ना, LIC एड्रेस पे जिसका होगा एक ही है, मतलब एक ही गांव का घर का एड्रेस नहीं है। चलो ठीक है, मान लो किसका नाम है, आपके पापा का नाम है, ठीक है, और इसी नाम का कोई दूसरा बंदा भी है आपके गांव में। चलो पापा का ही नाम मान लो अजय है, अब अजय नाम का बंदा दूसरा भी है एक ही गांव में, सेम विलेज में, यही है ना केस। ठीक है, आप LIC का पेपर लोगे तो उसमें एज दिया होता है, डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, तो आप डेट ऑफ बर्थ से देख लो किसका है। फादर, दूसरा फादर नेम भी होगा, फादर नेम होगा, नहीं है, ठीक है, तीसरा नॉमिनी होगा, उससे कोई मतलब नहीं, अच्छा तो है, रखे रहो, क्या दिक्कत है आपके आया था? आपको लेना नहीं है ना, आपका जब है ही नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको परेशान क्यों होना है? जिसका है उसको दे दो, दूसरे नाम का है ना बंदा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा स्थिति क्या हो सकता है। तो दूसरा स्थिति होगा कि सीमांत उत्पादन अनुपात से कम बढ़े। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रतिफल ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। प्रतिफल ह्रास नियम इसको कहा जाता है, उसको कहा जाता था प्रतिफल वृद्धि नियम, और यह है प्रतिफल ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
डिमिनिशिंग रिटर्न, प्रतिफल ह्रास नियम, यानी आपने जितना इन्वेस्ट किया, जितना ज्यादा बढ़ाया, उसकी तुलना में उतनी मात्रा में वृद्धि उत्पादन नहीं हुई, बल्कि कम मात्रा में वृद्धि हुई। वृद्धि हुई लेकिन कम मात्रा में। जैसे हमने यहाँ पे 5 के जगह पे जब 10 लगाया तो 150 बढ़ाओ, 150 किलो चावल का ज्यादा उत्पादन हुआ। अब हम 10 के जगह पे फिर 15 कर दिए, यानी 5 और बढ़ा दिए, तो पता चला कि पहले जहां 150 बढ़ा था, इस बार बढ़ा है लेकिन मात्र 50 किलो बढ़ा है, यानी अब 300 किलो ही उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन तो हुआ है लेकिन उस अनुपात में नहीं हुआ जिस अनुपात में हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, कम बढ़ा है। तो इसी को कहा जाता है सीमांत उत्पादन अनुपात से कम बढ़े, या प्रतिफल ह्रास नियम, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और इसको कहा जाता है हिंदी में लागत वृद्धि नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत वृद्धि नियम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितना हमने लगाया उसके तुलना में हमको उत्पादन नहीं मिला। लागत वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, यानी जितना हमने लगाया। तो दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, अगर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं तो, यानी इनपुट को और बढ़ाएं तो ये स्थिति हो सकता है। पहला स्थिति हो सकता है कि अनुपात से ज्यादा बढ़े, दूसरा स्थिति हो सकता है कि अनुपात से थोड़ा कम बढ़े, अनुपात से कम बढ़े, तीसरा स्थिति भी हो सकता है कि आप जितना लगाए हैं उसी के बराबर बढ़े, यानी अनुपात के बराबर। हाँ, ह्रास नियम को लागत वृद्धि नियम भी कहते हैं। हाँ, ये तीसरा कंडीशन हो सकता है। ये 2 कंडीशन हुआ, तीसरा कंडीशन समझ में आया कि अनुपात के बराबर उत्पादन हो। समझ में आया, यानी आपने जितना इन्वेस्ट किया उसी के बराबर उत्पादन हो। यानी आपने 5 इन्वेस्ट किया है तो 5 किलो, मान लो यहाँ 5 लेबर किए थे शुरू में तो 100 किलो हुआ, 10 लेबर किए तो 250 किलो हुआ। अब 5 और कर दिए तो पता चला 250 न हो करके 150 और न बढ़ करके 5 या 10 किलो और बढ़ा, मतलब इसी के बराबर बढ़ा। तो इसको कहा जाता है अनुपात के बराबर वृद्धि, या सीमांत उत्पादन समान अनुपात में बढ़ना, सीमांत उत्पादन समान अनुपात में बढ़ना। इसको कहा जाता है समान प्रतिफल का नियम। तीसरे को कहा जाता है समान प्रतिफल का नियम, या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, इंग्लिश में लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, समान लागत का नियम, या समान लागत का नियम। या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, रिटर्न के जगह पे अब यहां पे कॉस्ट लिख लीजिए। तो तात्पर्य यह है कि आपके पास जब आप अपने हाँ, एक ही चीज को बार बार क्यों पूछ रही है, नहीं लिखी है? घटती लागत के नियम को ह्रास नियम नहीं कहते हैं। पहला वाला होगा, उसमें लागत कम लग रहा है और उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो उसको घटती लागत का नियम नहीं कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, सॉरी क्या बोल रही थी, प्रतिफल वृद्धि का नियम। वो होगा प्रतिफल वृद्धि का नियम। कॉस्ट कम है,